हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का ये स्पेशल एपिसोड। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी सियासी शख्सियत से जो मुशर्रफ दौर में मुश्किल वक्त में मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े रहे। इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा के गांव झगड़ा से है। आप समझ गए होंगे, इस वक्त हम हैं गवर्नर हाउस पेशावर में और हम इंटरव्यू करेंगे खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर ज़फ़र इकबाल झगड़ा का। इनसे पूछेंगे कि किस तरह मियां नवाज शरीफ साहब अपने ऊपर लगे गए इल्ज़ामात का मुकाबला करेंगे। इनसे पूछेंगे कि क्या क़ब्ल वक्त इलेक्शन होने वाले हैं और फाटा में खैबर पख्तूनख्वा का जो मर्जर है उसके अंदर सबसे बड़ी रुकावट कौन है। बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नर साहब, आपने हमें ये इंटरव्यू दिया। मियां नवाज शरीफ साहब के आप बहुत ही करीबी साथी रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मुश्किल वक्त में भी आपने उनका साथ दिया। आज जब बात होती है एहतसाब की तो वो कहते हैं कि एक ही ख़ानदान के साथ एहतसाब हो रहा है, मगर गवर्नर साहब पैनमा तो एक इंटरनेशनल थी ना, उसके अंदर तो वो लीक्स हुई थी, तो फिर क्यों मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी एक ही बंदे के साथ एहतसाब हो रहा है, एक ही ख़ानदान के साथ हो रहा है। ये चीज़ें जो हैं ये इन अ वे पॉइंट करती हैं कि ये चीज़ जो हो रही है ये अच्छी नहीं है, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ अदलिया की एक बहुत ही ज़बरदस्त इमेज थी और जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता था तो वो कहते थे चलो सुप्रीम कोर्ट तो है जी। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आजकल वो सिचुएशन ज़रा चेंज हो रही है और जनरली ये बात हो रही है कि जिस तरीके से इस केस को डील किया गया वो मुनासिब नहीं है। तो अगर एवरीबॉडी इज सेइंग दैट विच मीन्स कि देखें उन्होंने तो उसको एक्सेप्ट किया, यानी उन्होंने कहा कि मैं इसको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारे साथ ज़्यादती की तो आप भी फिर समझते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई? मैं समझता हूँ कि यस टू सम एक्सटेंट बड़ी हुई है। बात इस तरह देखिए, ही इज़ द थर्ड टाइम इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और जो कुछ इस मुल्क के लिए उन्होंने किया है वो तो छुपने वाली चीज़ें नहीं है। मगर गवर्नर साहब अगर इसी तरह ही चीज़ें चलती गईं और ये बात हो रही है कि और ये खदशा भी है कि मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्ट हो जाएंगे, मॉडल टाउन केस फिर कल खुल रहा है जी। शहबाज शरीफ साहब के ऊपर भी हुदैबिया के अंदर उनका नाम है, अगर वो भी कन्विक्ट हो जाते हैं तो फिर पार्टी की सदारत कौन संभालेगा, उसका उम्मीदवार कौन होगा, जो कि आपका नाम भी सामने आ रहा है। अगर आए तो मुझे तो खिदमत करते हुए खुशी होगी, किसी कैपेसिटी में मुझे अगर मुल्क की खिदमत करनी पड़ेगा तो मुझे कभी भी इनकार नहीं है इससे। I am ready to serve anywhere they want me to serve. गवर्नर साहब, मूविंग ऑन, आपकी बहुत सारी मुलाकातें हुई मियां साहब के साथ जब वो वापस आए पंजाब हाउस में हुई और उसकी खबर ये आई कि आपने मियां साहब को कहा है कि आप कॉन्फ्रंटेशन की सियासत मत करें, आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ कॉन्फ्रंटेशन ना करें। दूसरी तरफ से हमने देखा है कि कराची के अंदर किस तरह इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर एक रोशनी फिर से डाली गई है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने इस्टेब्लिशमेंट का नाम ले लिया, यहाँ तक कह दिया कि जी 70 लोग जो लापता थे हमने इस्टेब्लिशमेंट से बाजियाब कराए। फिर आपके ही MNA, आपकी सेनेटर साजिद मीर साहब कह देते हैं कि जी मुल्क के अंदर जो है असल जो पावर है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास है। तो मुझे ये बताइए कि इस सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। आज अगर ये कोई कहता है कि फ़ौज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मुझे पता है कि फ़ौज चाहती है कि इस मुल्क में सिविलियन रूल हो, वो अपना जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े वो तैयार बैठे हैं, जिस वक्त भी उनको कॉल किया जाता है वो उसके लिए आने के लिए तैयार है।
लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि इस तरह आए कि मुल्क की बागडोर वो अपने हाथों में ले लें। आप समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है इस वक्त फॉरेन पॉलिसी भी वही बना रही है, बाकी सारे मामलात भी वही देख रही है, और फौज जो सिर्फ है वो सरहदों की हिफाजत इस वक्त कर रही है, आप ये कह सकते हैं? और मैं इसलिए आपसे सवाल कर रही हूँ क्योंकि हाल ही में आपने देखा कि किस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब सऊदी अरब भी गए, दुबई भी गए, ईरान भी गए, वहाँ पे उन्होंने सिविलियन क़यादत से भी मुलाकात की। शुक्रिया जी। देखें, ये कहना कि सब कुछ हमारी हुकूमत कर रही है, बिल्कुल देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे हमारे इंटरनल अफेयर्स हैं, तमाम चीज़ें हुकूमत की दस्तरस में हैं। जहाँ तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रोल है, और अगर वो जाते हैं बाहर दौरों पे तो यकीनन बाहर ममालिक से भी इन्विटेशन भी आती हैं, सिर्फ वो नहीं जाते बल्कि आप देख लें अमेरिका से भी उनके जनरल्स आए हैं, यहाँ तक आए हैं, यहाँ पर मुलाकातें हुई हैं, तो अगर वो आ सकते हैं तो हम क्यों नहीं जा सकते? तो वो उनकी ही परमिशन से, उनके ही कहने के से, सिविलियन हुकूमत के कहने से ये दौरे कर रहे हैं। एब्सोल्युटली जी, एब्सोल्युटली। अच्छा, ये अच्छा हुआ, ये क्लियर हो गई। दूसरी तरफ गवर्नर साहब, चूंकि आप नून लीग का भी हिस्सा हैं और बात हो रही है, इमरान खान साहब भी बार बार कह रहे हैं कि जी कब्ल इस वक्त इलेक्शन कराए जाएं। फिर शेरपाव साहब ने भी हाल ही में कह दिया कि कब्ल इस वक्त इलेक्शन करने चाहिए। उसके अंदर सवाल ये बनता है कि क्या आपको लगता है कि सेनेट इलेक्शन हो भी पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, कि उससे पहले ही असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगी? देखें जी, ये इस मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी अगर बर वक्त इलेक्शन नहीं होते और वक्त से पहले इलेक्शंस कॉल किए जाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो देखे जाए तो इसकी देखनी पड़ेगी कि आइन में क्या गुंजाइश है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ बातें हैं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि वो कबल अज़ वक्त इलेक्शन हो। नहीं, अगर खैबर पख्तूनख्वा अपनी असेंबली डिसॉल्व कर देती है फरवरी के अंदर, तो फिर तो सेनेट इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे ना। और अगर सिंध भी डिसॉल्व कर देती है, नेशनल असेंबली भी डिसॉल्व हो जाती है, या वो इस्तीफे दे देते हैं, फिर तो एक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। मैं as far as I'm concerned and as far as I can see things, particularly KPK में देख लें, मैं मेरे अल्लाह के करम से जब से आया हूँ, मैंने इस हुकूमत के साथ भी ताल्लुक़ ऐसा रखा है कि मैं जब भी ज़रूरत पड़ती है, चीफ मिनिस्टर हों या और कोई इनके रिस्पॉन्सिबल लोग हों, उनसे मेरी मुलाकातें रहती हैं, और गाए बहाए जो डेवलपमेंट्स हैं उस पर भी डिस्कशन रहती है। तो चीफ ऐसी कोई बात अभी तक मैं नहीं देख रहा कि वो इस किस्म की कोई इक़दामात करेंगे जिससे हुकूमत को डिसॉल्व करेंगे। उसके लिए लोग, उनके अपने मेंबर्स भी तैयार नहीं हैं। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली नहीं। मगर गवर्नर साहब, ये आप कैसे कह रहे हैं? इसलिए चूंकि फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली आपको डिसॉल्व कर देनी चाहिए, अर्ली इलेक्शंस कर देने चाहिए, तो वो तो बार बार उनकी जो क़यादत है वो तो ये कह रहे हैं। देखिए जी, फवाद चौधरी साहब, उनके अब बिहाफ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कह रहे हैं वो क्यों कह रहे हैं और क्या वजह है, यानी चीफ मिनिस्टर परवेज खट्टर साहब आमादा नहीं होंगे। कि फवाद चौधरी साहब की इस बात में कोई वजन मुझे नजर नहीं आता, और उनको भी इस पे सोचना चाहिए। किस बिना पे आप कह रहे हैं? आपको कोई इस तरह के सिग्नल मिलते हैं खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग वहाँ पे हैं वो आपको कहते हैं कि जी हम नहीं डिसॉल्व करना चाहते? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, एवरीबॉडी वांट्स के इलेक्शंस वक्त पर हों, बर वक्त इलेक्शंस हों, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर परवेज खट्टर। यस यस। अच्छा, ये तो आपने बहुत बड़ी खबर दे दी। दूसरा, गवर्नर साहब, मैं एमएमए की अलायंस की तरफ आना चाहती हूँ। बहुत से लोग उसको बड़ी तशवीश की नज़र से देख रहे हैं। जो इजलास हुआ है रायवंड के अंदर, उसके ऊपर भी उसके ऊपर कुछ बात हुई कि जी मुशर्रफ साहब की भी एक पार्टी बन रही, फिर मर्जर हो रहा था एमक्यूएम का, वो ना हो सका, फिर एमएमए बन रही है। क्या ये इलेक्शंस करीब आ रहे हैं इसलिए हो रहा है, या आप समझते हैं कि एमएमए के अलायंस की कोई और वजह है? आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए जी, बात यह है कि सबसे इसकी बड़ी वजह ये है कि इंतखाबात में अभी कुछ वक्त नहीं रहा, तैयारियां शुरू हो गई हैं इंतखाबात के लिए, और ये इंतखाबात में पहली कंसंट्रेशन यही होती है कि हम इंडिपेंडेंटली करेंगे या कि अलायंस में करेंगे। तो ये इस वक्त जो सिचुएशन इस मुल्क में क्रिएट की गई है, अनसर्टेनिटी है,
इसलिए रिलीजियस पार्टीज का भी एक कंसिडरेशन आ रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जिसकी वजह से वो फील करते हैं कि उनकी अगर आपस में इत्तेहाद होगा तो वो मजीद स्ट्रांग भी अच्छा होंगे। मूव है वैसे आपके ख्याल में? देखिए जी, एज फार एज द रिलीजियस पार्टीज आर कंसर्न, मैं तो समझता हूँ कि उनको ज़्यादा अपनी तवज्जो मजहबी उमूर पर ही रखना चाहिए। सियासत में ज़्यादा इन्वॉल्व होना टू द एक्सटेंट कि कोई ऐसी बात ना हो कि जिसमें खुदा न खास्ता मज़हब के ख़िलाफ़ कोई बात हो तो उस पर वो ज़रूर हाथ नुक्ता उठाएं, और अगर हालात ठीक जा रहे हैं तो वो दे हैव द राइट, ठीक है। असेंबली में भी अगर आते हैं तो मोस्ट वेलकम, ये तो आवाम का फैसला लबैक है। पाकिस्तान को भी आप खैर मकदम करेंगे? देखिए जी, जो भी पार्टी आईनी तौर पर बनाई जाए उसमें मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि ये क्यों बनाई गई है, लेकिन अगर वहाँ उस पर कोई उंगली उठाई गई और कोई ऐसे इकदाम उन्होंने उठाया जिससे खुदा न खास्ता ये नज़र आए कि इससे नुकसान पहुँचेगा मुल्क को या मज़हब को, तो यकीनन उस पर मैं जो भी जमात हो, जो अब जमातें इस्लामाबाद का घेरा किया हुआ है, रावलपिंडी का घेरा किया हुआ है, वहां से उठ नहीं रहे, उन्होंने वहां पे कम्यूटर्स को तंग करना शुरू कर दिया है, इसके पीछे कौन है? देखिए जी, क्यों आके बैठे हुए हैं? क्यों नहीं हमारी जो है इंतजामिया बेबस नजर आ रही है? ये देखें, आज मैं देख रहा था कि उससे लोगों को काफ़ी मसला बना हुआ है, और जो लोग इस्लामाबाद पिंडी के दरमियान कम्यूट कर रहे हैं, तो सिंस वो ऐसी जगहों पर बैठे हैं ये धरना करके जिससे चारों डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रही है, तो बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन यही बात आपकी कि इनको कैसे डील किया जाए, मैं समझता हूँ कि हाँ, जहाँ पर सख्ती की ज़रूरत होती है वहाँ सख्ती होनी चाहिए, टीयर गैस होनी चाहिए। जहाँ पर आपने डिसिप्लिन नहीं इंश्योर किया, वो चीज़ उसका कामयाब होना बड़ा मुश्किल होता है। लिहाजा हुकूमत है और हुकूमत वक्त का ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर आवाम को मुश्किलात हैं तो उसके हल के लिए उनके अगेंस्ट जो भी एक्शन लेना पड़े वो लेना चाहिए। दूसरी तरफ से मुझे याद है कि आपने ऑनर किलिंग के हवाले से एक लड़की की बहुत मदद की थी, उसकी जान बचाई थी आपने बाकायदा तौर पे। जी बिल्कुल। अब हमने देखा है और बहुत बड़ी ज्यादती हुई है एक छोटी सी लड़की के साथ, 16 साल की उसकी उम्र है, उसको बहाना करके DI खान के अंदर कैसे फिराया गया। उधर PTI के एक जो MNA है वो दूसरे PTI लीडर के ऊपर एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अली अमीन गंडापुर के ऊपर। तो आप गवर्नर हैं इस सूबे के, क्या आप उस लड़की को एक अच्छा पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे ताकि वो सही तरीके से अपना केस तो लड़ सके? देखिए जी, अभी ये चीज़ चूँकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वो है, इट इज़ नॉट इन फाटा, इट इज़ इन द सेटल्ड एरिया, सो आई डोंट इंटरफियर अनलेस खुदा ना खास्ता इस चीज़ का कोई सदेबाब नहीं होगा, तो देन आई विल डेफिनेटली रेज माई वॉइस फॉर दैट। मैं पहले भी कर चुका हूँ, जहाँ भी मुश्किल नज़र आई है मैंने विदाउट गिविंग इट इन द मीडिया और एनीथिंग मैंने उनकी हमने मदद की देखा है। था कैसे आपने एक लड़की की जान बचाई थी। बिल्कुल। गवर्नर साहब, इधर मैंने छोटा सा वक्फा लेना है और वक्फे के बाद एक बहुत ही कंटेंशियस इशू है दहशतगर्दी का, फाटा के हवाले से, उस पर हम बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब। गवर्नर साहब, दूसरी तरफ से अगर हम देखें, जब हम टेररिज्म की बात करते हैं, सबसे पहले जो फाटा के लोग हैं जिनके आप डायरेक्टली आप रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्होंने बड़ा सफ़र किया है। अभी हमें खबर आई है कि जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके शक्तोई के अंदर 300 से ज़ायद फैमिलियों को कह दिया गया है कि वो उसको खाली कर दे, चूँकि वहाँ पे एक ऑपरेशन शुरू होने वाला है। आपके पास इसके हवाले से क्या इन्फॉर्मेशन है? जहाँ पर ऑपरेशन होता है, अल्लाह के करम से वी हैव अचीव्ड, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस वक्त दहशतगर्दी का तकरीबन 80-85% तक खात्मा हो चुका है, लेकिन वी कांट से कि टोटल खात्मा हो चुका है। अभी भी 10-15% दहशतगर्दी मौजूद है, ये उसका एक हिस्सा है और उसके लिए वी आर फुली इक्विप्ड। माशाल्लाह हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने जो ऑपरेशंस किए हैं,
आप उस एरियाज में जाके देखें कि वो कितने डिफिकल्ट एरियाज थे। तो हम इस पे कोई परेशान नहीं है कि ये यहाँ पर ये मसला बन गया है और इसके खिलाफ उनको निकाला। ऑपरेशन हो रहा है जी इस इलाके में, जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन होने लगा है। क्यों नहीं जी, वो तो यहाँ पर भी होता रहा है, ये खैबर में अभी भी रिसेंटली हुआ है, आपको तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि में भी होता रहा है। ये तो एरिया जहाँ पर चूंकि बहुत बड़ी खबर होगी, जनूबी वजीरिस्तान में क्या हम एक ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं? टोटल ऑपरेशन नहीं, छोटे छोटे एरियाज हैं। आपको अगर कहीं प्रेजेंटेशन दे जाए तो आपको पता चलेगा, तो वो शो करते हैं बाकायदा कि पहले क्या पोजीशन थी और आज क्या पोजीशन है। एजेंसी से ये जो बॉयल फैमिली है, कनेडियन अमेरिकन फैमिली, वो कहते हैं कि जी वो वहाँ पे मौजूद थे, फिर वो कोहाट के अंदर गए, फिर उनको वहाँ से पकड़ा गया। तो जब अमेरिकन कहते हैं कि जी दहशतगर्द ठिकाने यहाँ पे हैं, आपने भी कहा कि जी कुछ हलकों के अंदर हैं दहशतगर्द ठिकाने हैं, और वो बार बार हकानी नेटवर्क का कहते हैं, तो हकानी नेटवर्क का वजूद कहाँ है? क्या वो नॉर्थ वजीरिस्तान में है या कुरम में है जहाँ से ये कनेडियन फैमिली बाज़ियाब? देखिए जी, ये कहना कि अभी भी ठिकाने हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं ये कहता हूँ, जब मैंने आपको जब कहा कि 10-15% बाकी हैं, तो वो ठिकाने नहीं हैं, वो दे हैव स्प्रेड आउट। तो वो डिफरेंट जगहों पे जहाँ भी उनको सॉफ्ट टारगेट मिलता है वहाँ वो ऑपरेट करते हैं। लिहाजा एज हेडक्वार्टर्स जो पहले थे वो खत्म हो चुके हैं अल्लाह के करम से जी। मगर अभी भी अमेरिका कहता है कि हमने पाकिस्तान को 20 दहशतगर्द ग्रोहों के नाम दिए हैं। वो कौन से ग्रोह हैं और हमें वो कहाँ पाए जाते हैं, हम उसके बारे में क्या कर रहे हैं? और गवर्नर साहब कुछ तो कर रहे हैं कि उन्होंने कोalition सपोर्ट फंड जो रोक के रखा हुआ था और इस पे कंडीशनल था कि हम हकानी के ऊपर कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, वो उन्होंने फाइनली हमें दे दिया। वो तो हमें फाइनली उन्होंने दे दिया है। क्यों दे दिया है? क्योंकि उसको प्रॉपरली टेकअप किया गया है इस इशू को, एंड दे बीन कन्विंस्ड। उन्होंने यहाँ आकर भी देखा कि पाकिस्तान में अभी अल्लाह के करम से दहशतगर्दी का खात्मा होके यहाँ पर कंप्लीट नॉर्मलसी आ चुकी है, एंड दे हैव बीन कन्विंस्ड। उनको बताया गया कि जो पहले प्रोपेगेंडाज हो रहे थे वो प्रोपेगेंडाज थे। उनको प्रॉपरली आपने देखा होगा कि इन द पास्ट 5-6 मंथ जिस तरीके से इसको टिकअप किया गया, हमारा जो वो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो गए हैं और उन्होंने जिस तरीके से इस इशू को हैंडल किया है, माशाल्लाह अच्छे तरीके से हैंडल किया गया है। और यही उसी के नतीजे में आपके फंड रिलीज किए गए कि वो जो प्रोपेगेंडाज हो रहे थे उनको गलत साबित किया गया। अगर वो गलत साबित ना होते तो वो कैसे आपको रिलीज करके देते? गवर्नर साहब, उनका एक और भी मुतालबा है, बल्कि एक तशवीश है पाकिस्तान के लोगों को दाइश की। हमने देखा है कि दाइश के झंडे पारा चिनार के अंदर लहराए गए हैं। हमने और बड़े इलाकों के अंदर कुरम एजेंसी में देखे हैं दाइश के झंडे। कहा जाता है कि कुछ ऐसे तालिबान के कमांडर हैं जो दाइश में अब चले गए हैं। आपको क्या खदशा है? आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि दाइश कहाँ मौजूद है? जी, मैं ये आपको बता दूं कि विच इज़ नॉन इंटरनेशनली कि दाइश एक ऐसी तंजीम है जो काफ़ी एस्टैब्लिश हुई है और स्प्रेड आउट कर गई है। दाइश फ्रांस में मौजूद है। दाइश इधर कहाँ है? इधर हमारे पाकिस्तान के हदूद में कहाँ है? हमारे यहाँ तो ज़्यादातर ये जो चीज़ें हुई हैं ये फाटा के एरियाज़ में होती रही हैं। अब जहाँ पर इस किस्म के हालात जो आपने अभी जिक्र किया, इस किस्म के छोटे छोटे जो ठिकाने हैं, ठिकाने ना कहें लेकिन जो उनके रिमेन्स हैं, वहीं पर दाइश जाके उनके साथ मिलके ऑपरेशन करने के लिए उनको तैयार करती है। लेकिन कोई ऐसा जिस तरह पहले हेडक्वार्टर्स थे उनके और उनके बाकायदा जो लीडरशिप थी वो भी, मगर इनके जो रिमेन्स हैं वो कहाँ हैं? अगर आपके पास इंफॉर्मेशन आती होगी, कौन से इलाकों के अंदर, फाटा के कौन से इलाकों में है? देखिए, अभी इस वक्त जो एक्चुअली कहा जा रहा है वो वही साउथ वजीरिस्तान का एरिया है। रेस्ट ऑफ द एरिया यहाँ हमारे खैबर में देख लें, यहाँ कुर्रम में भी तकरीबन क्लियर हो चुका है। में भी 2-4% वो हों और वो वही हैं जिनके हेडक्वार्टर कोई नहीं है लेकिन स्प्रेड आउट हो गए हैं। इस वक्त हम फेंसिंग कर रहे हैं बॉर्डर की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मगर अफगानिस्तान को उसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ात हैं। वो ये कहते हैं कि वो डुरैंड लाइन एक कंट्रोवर्शियल है। वो कहते हैं कौन सा इलाका इधर का है, कौन सा इलाका, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी की हुई है।
तो अगर आप फेंसिंग कर देंगे, आपको लगता है कि मसला हल हो जाएगा? क्योंकि आप तो इस इलाके से हैं, आप इस इलाके को अच्छी तरह जानते हैं। मैं कहता हूँ कि फेंसिंग से ऑलरेडी मसला काफ़ी हद तक हल हो चुका है। इसीलिए ह्यू एंड क्राई हो रही है कि उनकी जो अप्रोच थी पहले बिल्कुल खुली थी, खुला आते थे, खुला जाते थे, ना कोई चेकिंग थी उनकी, ना कोई उनके पासपोर्ट चेक करता था, एब्सोल्युटली फ्री वो था उनका मूवमेंट्स थी। अब वो उससे बहुत फर्क पड़ा है और इंशाल्लाह जब ये फुल हो जाएगी फेंसिंग तो ये आपकी दहशतगर्दी का मसला उसी के साथ फुल हल होगा इंशाल्लाह। और नंबर 2, इसके साथ ही साथ हमने एक जो दूसरी चीज़ जो हमारी फॉरेन ऑफिस करेगा और मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स ऑलरेडी इस पे तवज्जो दे रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान रिलेशनशिप। अफगानिस्तान में अमन होगा तो यहाँ भी होगा, यहाँ अमन होगा तो अफगानिस्तान में भी होगा। बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशंस है। देखिए स्ट्रेटेजिक पोजीशन जो हमारी इस मुल्क की है उसका मैं कोई आपको बता नहीं सकता कि तमाम सेंट्रल एशिया की जो सर जब आप बाड़ लगाएंगे तो आप वहाँ पे दोस्ती का हाथ तो नहीं बढ़ाएंगे? क्यों नहीं? देखिए आपकी जहाँ पर भी ऐसा प्रॉब्लम आया है आपने बाड़ लगाया, उससे पीस इंश्योर हुआ है। इधर भी पीस जब इंश्योर हो जाए और ऐसे वाक़यात नहीं होंगे तो फिर आपकी बातें जो हैं उनके रिजल्ट्स भी निकलेंगे। लेकिन अगर ये ना हो और इसी तरह वाक़यात होते रहें तो उससे ताल्लुकात मज़ीद ख़राब होते हैं। इससे यकीनन बॉर्डर मैनेजमेंट जो है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है कि हमारा बॉर्डर इंशाल्लाह सेफ होगा तो बाकी ताल्लुकात फिर बेहतर हो सकते हैं हमारे। सर अगर ताल्लुकात बेहतर हो रहे होते, मामलात वहाँ पे हल हो रहे होते फाटा एरियाज में, तो बहुत सारे लोग वापस भी चले जाते। मुझे मालूम है कि हमारे इदारे कहते रहे हैं कि काफ़ी लोग 90% लोग वापस चले गए हैं, मगर हमारी इतलात के मुताबिक ये सच नहीं है। अभी भी UNHCR कहते हैं कि जी 2 लाख के करीब लोग अभी भी बेघर हैं, अभी भी TDPs हैं, वो वापस नहीं गए। ठीक है, मैं तो ये नहीं कहता, मैं आपको कहता हूँ कि हाँ हमारे 95% वापस चले गए हैं, लेकिन जो 5% हैं वो अभी जा रहे हैं। उसमें वो भी इंक्लूडेड हैं जो अफगानिस्तान चले गए थे। तो उनको यकीनन आते वक्त ख़ासकर वो जो अफगानिस्तान गए हुए थे उनका वी हैव टू मेक श्योर कि वो जब वापस आए तो उनकी चेकिंग वगैरह सब कुछ जो है वो होकर उनको वापस अपने इलाकों में पहुँचाया जा रहा है। जो 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 आपने बताया ना कि जो महसूद की मैं आपको बता दूं, वो कहते हैं कि जी जब हम वापस गए तो हमारे घर सारे जो है वो तबाह हाल थे, हमें सिर्फ 4 लाख रुपए दिए गए, वो नाकाफी हैं, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। फिर एक ट्राइबल ने आके खुला बल्कि कहा और उसकी खबर भी छपी, उसने कहा कि जी हम वापस गए तो पता ये चला कि हमारे स्कूलों के अंदर तो फौज बैठी है, तो हमारे बच्चे फिर स्कूल कैसे जाएंगे। तो सर रिहैबिलिटेशन के अंदर तो ये होता है कि आप लोगों के घर बन जाते हैं, स्कूल खाली हो जाते हैं, ये सब कुछ हो रहा है। मैं मुनीज़ा आपको बताऊं कि हम फाटा रिफॉर्म्स जो हमने स्टार्ट किए हैं उसमें दिस वाज द बेसिक कंसिडरेशन मेरा। जब मैं आया मैंने कहा सबसे पहले इनकी रिहेबिलिटेशन और रिपैट्रिएशन और रिहेबिलिटेशन करना है, क्योंकि अगर ये इनकी प्रॉपर रिहेबिलिटेशन नहीं होगी तो ये चीज़ें जो हम कर रहे हैं उनके लिए मसाइल होंगे। इसीलिए उनके जाने में भी अगर वक्त लगा है तो वजह यह है कि वी वांट टू इंश्योर कि एक तो एरिया साफ कर दिया गया है, माइंस नहीं है और कोई मसला उनके लिए नहीं है, वहाँ पर कोई टेररिस्ट नहीं है। दैट इज द रीजन। ये जो अभी आपके बकाया लोग रह गए हैं उसकी ये है कि वो एरियाज क्लियर सिग्नल आर्मी देगी तब वो लोग भी चले जाएंगे। तो ये 4-5% हम उनकी सेफ्टी के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि वो हो जाए। और ये जो अमाउंट की आपने बात की हमने ये बहुत कंसिडर किया है। आफ्टर ऑल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी मुल्क के हैं, लेकिन ये मैक्सिमम जो हो सकता था उनको किया और उससे बहुत। और ये हम अभी भी उसके अलावा भी इस ये जो कैश उनको दिया जा रहा है उसके अलावा आप जाएं साउथ वजीरिस्तान में देखें, मार्केट्स नॉर्थ वजीरिस्तान में देखें, आर्मी ने जो मार्केट्स बना के दे रहे हैं उस पर उनकी आती है जी ये मेरी जमीन है, ये यहाँ क्यों बन गया है, उसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं। आई एम श्योर वो आपने देखने होंगे। बहरहाल हमने एक वक्फा लेना है गवर्नर साहब, मगर उसके बाद जो फाटा और खैबर पख्तूनख्वा के मामले हैं, फाटा इस्लाहात, उसके अंदर रुकावट कौन बनी हुई है, ये मैं आपसे पूछूंगी एक छोटे से वक्फे के बाद।
वेलकम बैक। इस वक्त हमारे साथ हैं गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ज़फ़र इकबाल झगड़ा साहब। सर, जो सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फाटा को अब हमने मर्ज करना है। जी जी बिल्कुल। और उसके अंदर आपने कोशिशें की हैं कि अचकज़ई साहब और मौलाना फजलुर रहमान को मना लिया जाए। अब क्या वही एक रुकावट रह गए हैं जिस तरह परवेज़ खटक साहब कहते हैं? शुक्रिया जी। देखें, इस पे बहुत काम हुआ है। मोर देन अबाउट 2 years ये चीज़ें हुई हैं, मर्जर ऑफ फाटा, और इसके रिफॉर्म्स पर एक कमेटी मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाई थी, हेडेड बाय सरताज अजीज साहिब। उसमें मैं भी था, मिनिस्टर सफरान भी थे, सारे थे। वी वेंट टू ईच एंड एवरी एजेंसी, वहाँ पर सबकी राय ली। जी जी, वो पूरी रिपोर्ट हमने पढ़ी। अक्सरियती राय आई वो मर्जर के लिए थी, लिहाजा वो उसके बाद पार्लियामेंट में भी ले गए। उनके मेंबर्स जो हैं, पार्लियामेंट मेंबर्स फाटा के, उनसे भी मीटिंग्स हो के फाइनलाइज हो गया, कैबिनेट में भी चला गया। फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमें रेफरेंडम चाहिए। वही मैं बात कर रहा हूँ। फिर उसमें उन्होंने आवाज़ उठाई जब कैबिनेट मीटिंग हो रही थी कि जी हम तो रेफरेंडम से इसका फैसला चाहते हैं। लिहाजा मियाँ साहब ने पोस्टपोन कर दिया था उसको, कैबिनेट मीटिंग को, और उन्होंने कहा कि इस मीटिंग में नहीं, हम बाद में ले लेंगे, लेकिन इसके साथ मीटिंग करके इनको भी ऑन बोर्ड कराएं। लिहाजा इस कमेटी की मीटिंग उनके साथ भी हुई और उनको ज़्यादातर चीज़ों पे हमने एग्री करा लिया था। सिर्फ वो रेफरेंडम का कह रहे थे कि ये तो हमने डिमांड की हुई है एंड वी वांट दैट रेफरेंडम शुड टेक प्लेस। बहरहाल वो अचकज़ई साहब को भी फिर मीटिंग हुई। और आपकी उनके साथ बिलखुसूस मीटिंग हुई है ना, अचकज़ई साहब के साथ, फजलुर रहमान साहब के साथ, तो कहाँ तक पहुंचा है मामला? क्या वो मान गए? बस अभी देखें, यू कैन से कि वो 90% 95% मान गए हैं। सिर्फ और 5% कहाँ अटके हुए? 5% तो यहाँ है कि वो कहते हैं कि जी ये रेफरेंडम का जो हमारा मुतालबा है ये पूरा होना चाहिए। लेकिन लास्ट टाइम तो एक कॉन्फ्रेंस में उसने ये भी कहा था कि अब अगर लोगों का भी डिमांड आ गई थी, यहाँ से आपने देखा कि इस्लामाबाद में यहाँ से पूरे फाटा की एक टीम गई और वहाँ पर उन्होंने धरना भी किया कि हमें वो करें। तो सर फिर मामला क्या आपकी हुकूमत या जो है फेडरल गवर्नमेंट रेफरेंडम कराने का सोच रही है फाटा में? नॉट एट ऑल जी। हमारी जो लास्ट मीटिंग हुई थी दैट वाज अबाउट अ मंथ बैक और उसमें बड़े फैसले हो गए हैं। हम इंशाल्लाह वी आर गोइंग अहेड विद इट। और इसमें पहला कदम ये हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन जो है वो फाटा में हम एक्सटेंड कर रहे हैं, जो कि अब ये जो मीटिंग हो रही है नेशनल असेंबली की उसमें वो पुटअप भी हो रहा है। तो वो एक बहुत मेजर स्टेप होगा जब आपकी ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है वहाँ चली जाएगी और फिर उसके बाद लोकल बॉडीज इलेक्शन की बात हो रही है। ये स्टेप बाय स्टेप करेंगे। मगर गवर्नर साहब ये बहुत अहम चीज़ है। आपने रेकमेंड किया कि लोकल बॉडी इलेक्शंस होने चाहिए, मगर वो होते हुए अब नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वो उस पे काम हो रहा है। लेकिन तो ये 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले होंगे लोकल बॉडी इलेक्शन? कोशिश यही हो रही है कि 2018 के इलेक्शन से पहले कुछ मैक्सिमम हो जाए, क्योंकि एक डिमांड थी हमारे केपीके गवर्नमेंट की कि 2018 में फाटा को सीट्स दी जाएं। जी बिल्कुल। जिस पे नवाज शरीफ साहब ने एग्री कर लिया था कि प्रोवाइडेड बाकी जो चीज़ें हैं, ये एक्सटेंशन ऑफ द हाई कोर्ट और लोकल बॉडीज अगर ये हो जाती हैं तो व्हाई नॉट, हम आपको ये सीट्स भी देंगे। मगर उसके लिए तो आपको जम करना पड़ेगा ना केपी को, फाटा को केपीके के अंदर। नहीं, जम करने का देखें ना, ये तो स्टेप्स हैं, लेकिन जम करना, फुल जम करना जो है उसके लिए हमने 5 years फर्स्ट फेज दिया और 5 years सेकंड फेज, 10 years दिए हैं ताकि ये जो निगलेक्टेड रहा है वो आपने दिया। मगर मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि 2018 में जब इलेक्शन होंगे तो क्या कि जो फाटा के लोग होंगे उनको सीटें मिलेंगी प्रोविंशियल खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के अंदर? यही तो मैंने आपको बताया कि ये जो एक्सटेंशन ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट है, लोकल बॉडीज हैं, ये खुद भी उन्होंने एग्री किया था केपी गवर्नमेंट ने कि ये चीजें अगर हो जाए तो फिर हमें सीटें जरूर दी जाए। अगर नहीं होती तो फिर वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह स्टेप बाय स्टेप कहा गया है
ग्रेजुअली करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग 100 साल तक इस सिस्टम में रहे हैं, तो अभी उनको एकदम चेंज करना और वो रिवाज का जो सिस्टम नहीं, वो मैं समझ गई हूँ आपकी बात, आपने बहुत अच्छी खत्म करना एकदम बहुत मुश्किलात हैं जी, आपने बहुत अच्छी रिपोर्ट लिखी है जो आप सबने मिलकर लिखी है, मगर उसके अंदर आपने एक ही मीटिंग हुई है जो स्पेशल कमेटी ऑफ हाई लेवल एक्सपर्ट्स की है, और दूसरा हमने देखा है कि काबीना ने फाटा एडवाइजरी काउंसिल को बनाने का फैसला तो कर लिया था, मगर जो आपके मातहत है, मगर एडवाइजरी काउंसिल का अभी तक किसी किस्म का कोई इजलास नहीं हुआ, कोई बनी नहीं। फिर NFC अवार्ड का बताया गया था कि जी 3% NFC का अवार्ड दिया जाएगा ताकि फाटा में इस्लाहात होए, मगर उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हो सकी। बहुत पेशरफ हो रही है, अनलेस अनटिल के वो चीज़ें होती नहीं है तो आपको पता नहीं है, लेकिन उस पर रेगुलरली काम हो रहा है। और मैंने आपको कहा जो लास्ट मीटिंग हुई थी एपेक्स कमेटी, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी था, आर्मी चीफ भी था, और सबके सामने ये चीज़ें हुई है, और वो उस पर इंशाल्लाह बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। वो एक शिकायत है मीरा अली मीरान शाह के जो लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जी हमारे पास टेलीफोन एक्सचेंज का निज़ाम भी नहीं है इस वक्त, हमारे पास बहुत सारे मसाइल हैं। ये शिकायत आई तो है और उन पे काम हो रहा है। सेक्रेटेरिएट उसके लिए पैसे देगा कि क्या, कुछ प्रॉब्लम्स ये भी थी कि ये जो टेलीफोन सिस्टम्स थे और मोबाइल सिस्टम, वो इसलिए रिस्ट्रिक्ट किए गए थे कि उसको मिसयूज किया जा रहा था फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज़। तो वो चीज़ें अब अंडर कंट्रोल जैसे जैसे आ रही हैं, अब हमारी PTCL वाले जा रहे हैं और जहाँ भी ये चीज़ें हो सकती हैं वहाँ दे रहे हैं इंशाल्लाह। Very soon you will find that it will be done. So coming to the end of it, आप समझते हैं कि 2018 से पहले आप मौलाना फजलुर रहमान साहब को और अचकज़ई साहब को कन्विंस कर पाएंगे कि फाटा को खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जम कर लिया जाए? जी, मुझे तो यही उम्मीद है इंशाल्लाह। वो भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, और जो भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा और फाटा के लोगों के इंटरेस्ट में होगा, तो क्यों वो नहीं मानेंगे मेरे ख्याल में। तो 5% जो उनको इतराज़ात है वो कैसे पुर करेंगे आप? देखिए ना जी, वो बातचीत से ही सारी चीज़ें हल होती हैं, और दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं है जिसका हल मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि इसका हल भी निकल आएगा। गवर्नर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया में अपना कीमती वक्त देने का। शुक्रिया जी, मोस्ट वेलकम।